सीयूईटी के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भारतेंदु युग पढ़ चुके हैं, अब हम आज दूसरे युग का आरंभ करते हैं, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग रखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन करते हैं और यशस्वी प्रकाशक संपादक होने के कारण इस काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय आप लोग को बताया गया है कि द्विवेदी युग 1900 से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 से होता है, तो 1900 से 1918 तक माना जाता है। 1900 से 1918 तक। अब 1900 से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है। सरस्वती पत्रिका को सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने शुरू किया और श्याम सुंदर दास ही नहीं, लगभग 5 लोगों ने मिलकर किया और इसीलिए सरस्वती पत्रिका को 5 भाइयों की बहन कहा जाता है। तो 1900 में 5 लोगों ने किया, फिर 1901 में श्याम सुंदर दास, 2 में श्याम सुंदर दास और 3 अर्थात 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं और सरस्वती के यशस्वी संपादक के रूप में कार्य करते हैं। तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जो यशस्वी संपादन किए, उन्हीं के नाम से द्विवेदी युग रखा गया। हम देखते हैं कि द्विवेदी युग नाम सबसे पहले किसने दिया, तो नामकरण देख लेते हैं। नामकरण अर्थात द्विवेदी युग नाम किसने दिया। द्विवेदी युग को कहने वाले गुलाब राय थे। गुलाब राय अर्थात गुलाब राय जो है द्विवेदी युग को द्विवेदी युग नाम कहने वाले थे। द्विवेदी युग को द्विवेदी युग नाम देने वाले कौन थे? गुलाब राय। अब देखते हैं कि अन्य आलोचक इसको किस नाम से क्या क्या नाम दिए। अन्य आलोचक आलोचकों द्वारा दिया गया नाम। अन्य आलोचक इसे किस नाम से जानते हैं? पहले नंबर पर है जागरण सुधार काल। क्या? जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल किसने दिया?
डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र इसे जागरण सुधार काल नाम दिया। इसके बाद आते हैं नई काव्यधारा। धारा या द्वितीय उत्थान। द्वितीय उत्थान, यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। नई काव्यधारा, नई काव्यधारा या द्वितीय उत्थान। और अगला है आदर्श प्रबंध परंपरा का युग। आदर्श प्रबंध परंपरा का युग। यह नाम किसने दिया था? गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। यह नाम गणपत चंद्र गुप्त ने दिया था। खड़ी बोली का युग। चौथा है खड़ी बोली का युग। खड़ी बोली का युग किसने नाम दिया था? नामवर सिंह। खड़ी बोली का युग किसने दिया था? नामवर सिंह। एक बार फिर देख लेते हैं। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 तक। नामकरण, सबसे पहले नामकरण द्विवेदी युग का द्विवेदी युग नाम कहने वाले कौन थे? गुलाब राय। इसके बाद अन्य आलोचकों द्वारा दिया गया नाम जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने दिया, क्योंकि इस द्विवेदी युग में गद्य में बहुत कुछ सुधार किया गया, पद्य में बहुत कुछ सुधार किया गया, सबसे ज़्यादा व्याकरण पर ध्यान दिया गया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरणों पर अधिक ध्यान दिए। फिर इसके बाद नई काव्यधारा द्वितीय उत्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान कहते हैं और द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान कहते हैं और छायावाद को तृतीय उत्थान कहते हैं। तो यह नई काव्यधारा जो है यह नई काव्यधारा तथा द्वितीय उत्थान किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदर्श प्रबंध परंपरा का युग। आदर्श प्रबंध परंपरा का युग जो है किसने कहा है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इसके बाद है चौथा खड़ी बोली का युग। खड़ी बोली का युग डॉक्टर नामवर सिंह कहे हैं। इन्होंने नामवर सिंह ने ही दिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है द्विवेदी मंडल के कवि। दूसरा है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। देखिए, द्विवेदी युग के साथ द्विवेदी युग के समानांतर एक धारा और चली थी, जो गणपत चंद्रगुप्त उसे स्वच्छंदवादी काव्य धारा के नाम से भी पुकारा है, जिसमें श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और तमाम कवियों ने योगदान दिया है। और द्विवेदी मंडल में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामचरित उपाध्याय और लोचन प्रसाद पांडे ने योगदान दिया है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? द्विवेदी मंडल के कवि। द्विवेदी मंडल के कवि। द्विवेदी मंडल के कवि में आपको बताया गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग पड़ा ही है। द्विवेदी युग नाम पड़ा है तो द्विवेदी युग में द्विवेदी जी प्रमुख हैं, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी तो एक प्रमुख हैं। इसके बाद पहले नंबर पर आते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। दूसरे नंबर पर आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और तीसरे नंबर पर आते हैं सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त। और चौथे नंबर पर आते हैं रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय। पांचवें नंबर पर आते हैं
लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे, यही 5 लोग जो है इस द्विवेदी मंडल में आते हैं। द्विवेदी मंडल में यही 5 लोग आते हैं। कौन कौन? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध और सिया राम शरण गुप्त। यही 3 लोगों को पढ़ना, एक 4 लोगों को पढ़ना है हमको। मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध और सिया राम शरण गुप्त। और ये लोग कोर्स में नहीं हैं, ये दोनों कोर्स में नहीं हैं। हम लोग इन्हीं को देखेंगे। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन कौन है। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि या स्वच्छंद काव्य धारा के कवि। स्वच्छंद काव्य धारा के कवि। इसमें नंबर 1 पर आते हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। दूसरे पर आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। और तीसरे नंबर पर आते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण। चौथे नंबर पर आते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर। इसके बाद चौथे नंबर 5वें नंबर पर आते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसके बाद 6वें नंबर पर आते हैं मुकुटधर पांडे। सातवें नंबर पर आते हैं भगवान दीन लाला भगवान दीन। क्या है? लाला भगवान दीन। 8वें नंबर पर आते हैं रूप नारायण पांडे।
रूपनारायण पांडे। यही 8 लोग जो है स्वच्छंद काव्यधारा में आते हैं, जिसमें श्रीधर पाठक हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं, नाथूराम शर्मा शंकर हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, मुकुटधर पांडे हैं, लाला भगवान दीन हैं, रूपनारायण पांडे हैं। यही लोग जो है स्वच्छंद काव्यधारा में आते हैं। यह स्वच्छंद काव्यधारा द्विवेदी युग के समानांतर चलता है। तो पहले हम लोग द्विवेदी मंडल को पढ़ेंगे, इसके बाद तब जाकर स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों को पढ़ा जाएगा। इसमें सिर्फ मुकुटधर पांडे 3 लोगों को पढ़ना है, एक राम नरेश त्रिपाठी, एक श्रीधर पाठक, एक राम नरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक मुकुटधर पांडे को। अब हम लोग देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायबरेली। रायबरेली में 1964 में हुआ था और निधन 1938 में। 1938 में इनका निधन हुआ था। इनका उपनाम देख लेते हैं, ज़्यादा उपनाम ही पूछा जाता है। उपनाम इनको पहला तो भुजंग भूषण के नाम से जाना जाता है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य। क्या नाम दिए गए इनका? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। इनको भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। और एक नाम है इनका सुधाकर। सुधाकर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद इनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रसिद्ध लेख इनका देख लिया जाए, कौन कौन प्रसिद्ध लेख इन्होंने लिखा है। प्रसिद्ध लेख। प्रसिद्ध लेख इनका है कवियों में उर्मिला विषयक कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता। यह कब लिखे थे? 1908 में। 1908 में इन्होंने इस लेख का जो है प्रकाशन किए। और इसी लेख के आधार पर मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा था? साकेत। इसमें जो रामचरितमानस में उर्मिला का जो है विषय कर दिए गए थे, उर्मिला का बहुत बढ़ चढ़ कर वर्णन नहीं किया गया, उसी पर इन्होंने एक लेख लिखा और इसी लेख के आधार पर
मैथिली शरण गुप्त ने एक महाकाव्य ही लिख दिए, साकेत महाकाव्य। और दूसरा लेख है इनका, दूसरा लेख है हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं। हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं। ये दो लेख बहुत महत्वपूर्ण इनके हैं। हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं और कवियों में ही उर्मिला विषयक उदासीनता, यही दो लेख इनका जो है महत्वपूर्ण है। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1864 ईस्वी को रायबरेली में हुआ था। निधन 1938 ईस्वी में हुआ था। और उपनाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य और सुधाकर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और प्रसिद्ध लेख इनका है कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 में। और हिंदी दूसरा निबंध है हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं। हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं। फिर आगे देख लेते हैं विशेष तथ्य। इनके बारे में विशेष तथ्य देख लेते हैं। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में पहले नंबर पर है इन्होंने लगभग 80 रचनाएं की है। इन्होंने लगभग कितनी रचनाएं की हैं? 80 रचनाएं। दूसरे नंबर पर है 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किए। कब तक संपादन किए थे? पूछ लेता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब तक किए, तो 1903 से 1920 तक किए थे। इसके बाद इन्होंने खड़ी बोली को परिष्कृत और परिमार्जित किए। इन्होंने खड़ी बोली को परिष्कृत और परिमार्जित किए। इन्होंने कहा कि अब जमुना की किनारों में नायिकाओं के विभिन्न रूपों की वर्णन करना बेकार है। कविता हो सकती है, पर्वतों पर हो सकती है, समुंदर पर हो सकती है और भिखारियों पर हो सकती है। कहाँ कविता नहीं हो सकती है? तो कविता जो है खड़ी बोली में किया जाना चाहिए। तो
खड़ी बोली में बहुत योगदान इन्होंने दिया और द्विवेदी युग से ही खड़ी बोली बहुत विकास की, इसलिए इन्होंने खड़ी बोली को परिष्कृत किया और परिमार्जित किए। और अगला पॉइंट है भाषा में व्याकरण पर विशेष बल। इन्होंने भाषा में, हिंदी भाषा में क्या किए थे, व्याकरण पर विशेष बल दिया गया था। जो गलत लिख देते थे लोग, उसमें सुधार कार्य इन्होंने किया। इसके बाद देख लेते हैं काव्य रचनाएं। काव्य रचनाएं काव्य रचनाएं काव्य रचनाओं में देवी सूक्ति शतक पहली रचना है। देवी सूक्ति शतक। दूसरी रचना है काव्य मंजूषा। क्या? काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा। तीसरी है सुमन। सुमन। यही तीन इनकी काव्य रचनाएं हैं, जिसमें देवी सूक्ति शतक और काव्य मंजूषा और सुमन। एक बार देख लेते हैं इतना, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो विशेष तथ्य में देखिए, इन्होंने लगभग 80 रचनाएं की है। 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किए और इन्होंने खड़ी बोली की परिष्कृति और परिमार्जित किया। भाषा में व्याकरण पर विशेष बल दिए। और काव्य रचनाएं हैं देवी सूक्ति शतक और काव्य मंजूषा तथा सुमन। अब इनकी देख लेते हैं अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं अनुदित रचनाएं पहला है बेकन विचार रत्नावली। बेकन विचार रत्नावली। बेकन विचार रत्नावली। दूसरा है शिक्षा। दूसरा है शिक्षा। तीसरा है कुमार संभव सार। कुमार संभव सार। कुमार संभव सार। तीसरा है विनय विनोद। विनय
विनोद। विनय विनोद। चौथा विधवा वाटिका। विधवा नहीं, बिहार वाटिका है, बिहार वाटिका। बिहार वाटिका। और पांचवा है गंगा लहरी। गंगा लहरी। अब इनकी और देख लेते हैं आलोचनात्मक रचनाएं। आलोचनात्मक रचनाएं। आलोचनात्मक रचनाएं। आलोचनात्मक रचनाओं में हिंदी कालिदास की आलोचना पहली है। हिंदी कालिदास की आलोचना। दूसरा है संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र। तीसरा है कालिदास की निरंकुशता। कालिदास की निरंकुशता। और चौथा है विचार विमर्श। विचार विमर्श। एक बार देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की अमृत रचनाएं। अमृत रचनाओं में वेकन विचार रत्नावली है, शिक्षा है, कुमार संभवसार है, विनय विनोद है, बिहार वाटिका है, गंगा लहरी है। आलोचनात्मक रचनाएं। हिंदी कालिदास की आलोचना। दूसरा है संपत्ति शास्त्र। तीसरा है कालिदास की निरंकुशता। चौथा है विचार विमर्श। इसमें जो है आलोचना में ज़्यादातर इसी को पूछा जाता है संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है। तो 1908 में जो है संपत्ति शास्त्र की रचना किए थे। कब? 1908 में। 1908 ईस्वी में क्या किए थे? संपत्ति शास्त्र की रचना किए थे। धन से संबंधित इसमें नियम बताए गए हैं। और इसमें पूछा जाता है वेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है, बिहार वाटिका किसकी रचना है, कुमार संभवसार किसकी है। तो लोग कालिदास की लिख देते हैं कुमार संभव जानकर। कुमार संभवसार यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। शिक्षा भी उन्हीं की है। मनोविज्ञान के आधार पर है शिक्षा। शिक्षा में जो है मनोविज्ञान से संबंधित पूरी बातें की गई हैं। चलिए आज यहीं तक। इसके बाद
अगली चर्चा कल होगी। कल मैथिली शरण गुप्त को देखा जाएगा।